तो सल्तनत काल का पार्ट 1 है, सल्तनत काल पार्ट 1। इंट्रोडक्शन क्लास इसीलिए फर्स्ट डे जो है इंट्रोडक्शन क्लास लिया जाता है। इंट्रोडक्शन क्लास में चीजों को स्पष्ट कर दिया जाता है। सल्तनत काल में कुल कितने राजवंश थे भाई? सल्तनत काल जो कि 1206 से 1526 ईस्वी तक का समय काल है। 1206 से 1526 ईस्वी के इस समय काल में कुल 5 राजवंश हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश, अगला जो है तुगलक वंश, तुगलक वंश, अगला जो है सैयद वंश, और अगला जो है लोधी वंश है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब इसी में हम लोगों को 1 बाय 1 जो है वो लेकर के चलना है। सुल्तान की परंपरा है, मध्य एशियाई परंपरा, राजा को सुल्तान कह रहे हैं, सुल्तान का शासन है इसलिए इसे सल्तनत काल कह रहे हैं। जो पहला वंश है बच्चों वो कौन सा है? तो पहला वंश जो है वो गुलाम वंश है। गुलाम वंश, अब मुद्दे की बात है कि गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि गुलामों की परंपरा चल रही है, शासन पर गुलामों का प्रभुत्व है, इसलिए गुलाम वंश कह रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा आप लोगों से कि गौरी की अपनी कोई संतान नहीं थी। जब गौरी की अपनी कोई वारिस नहीं थी तो भाई उस जमाने में गुलाम कैसे होते थे? उस जमाने में गुलाम जो है बाहुबली के कडप्पा की तरह होते थे। तन मन धन सबसे समर्पित होते थे। गुलामों के पास धन तो नहीं होता था, तन मन। वफादारी वो होती थी कि वफादारी का बच्चों आलम वो था, मिसाल वो था। ये गुलाम का मतलब होता था कि अगर मौत भी आएगी तो पहले गुलाम से होकर के उसे गुजरना पड़ेगा। ये उनके वफादारी का आलम होता था। बाहुबली मूवी में भाई कडप्पा को आप लोगों ने देखा था ना। कडप्पा कहते हैं ना कि हमारे पुरखों ने जो है गुलामी जो है वो सौंप दी है राजा को, तो आने वाली भी जो वंशज होगी वो भी क्या होंगे? वो भी गुलाम होंगे। तो गुलामों की परंपरा है इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए गुलाम वंश कहते हैं। अब देखते हैं भाई गुलाम वंश में कौन कौन से सुरमा हैं, कौन कौन से जो है शासक आते हैं। तो गुलाम वंश में कुल 4 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? तो पहले जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। दूसरे जो हैं वो इल्तुतमिश हैं, इल्तुतमिश हैं। तीसरे जो हैं वो रजिया सुल्तान रहती हैं, रजिया सुल्तान रहती हैं। और चौथे जो हैं वो बलबन रहते हैं। 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। 1210 के लगभग से लेकर 1235 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था। और 1265 से लेकर के लगभग 1288 तक बलबन ने शासन किया था। अब क्या है बच्चों, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश कौन रहते हैं? इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक रहते हैं। गुलाम वंश के जो हैं वास्तविक जो हैं संस्थापक रहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, ही वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश, ही वाज द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। ये संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है, जस्ट जो है कुछ मिनटों में स्पष्ट होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ऐबक ने छोटा सा समय काल है क्या काम किया भाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अब पिछले 5-7 साल में जाकर के देखिए प्रश्नों को आप लोग, तो कुछ भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ नहीं रहा है कि ऐबक का क्या कार्य है, खिलजी का क्या कार्य है। वो कला और संस्कृति के एस्पेक्ट से प्रश्न पूछ रहे हैं, वो कृषि के उद्देश्य से, स्थानीय प्रशासन के उद्देश्य से प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्थव्यवस्था या तकनीकी प्रगति जो सल्तनत काल में है उस उद्देश्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर भी बच्चों सिलेबस है तो देखना ही है। ऐबक कौन है भाई? ऐबक गुलाम है 1206 से 1210 ईस्वी तक। कहानी क्या है? तो कहानी यह है कि गौरी की कोई संतान नहीं थी। गौरी के मृत्यु के पश्चात साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य उनके गुलामों में बांट दिया जाता है। उनके गुलामों में
विभाजित हो जाता है। अब मुद्दे की बात बच्चों यह है कि ऐबक केवल अकेले गुलाम थे या कुछ अन्य गुलाम भी थे? तो राजा महाराजाओं का ये गुलाम थोड़ी होंगे भाई, कई गुलाम रहते हैं। उन गुलामों के सरदार जो रहते हैं वो 3 रहते हैं। साम्राज्य का बंटवारा भी 3 में होता है। तो साम्राज्य उनके गुलामों में किसको किसको बंटता है भाई? तो गुलामों में जो है ताजुद्दीन यालदौज हैं, ताजुद्दीन यालदौज हैं, नासिरुद्दीन कुबाचा हैं, नासिरुद्दीन कुबाचा हैं, और कौन है? तो और ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ताजुद्दीन यालदौज को कौन सा क्षेत्र मिलता है? तो इनको गजनी का क्षेत्र मिलता है। भाई गौरी का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के भारत तक है। चंदावर के युद्ध में उन्होंने गढ़वाल शासक जयचंद को हराया, उनकी सीमा बनारस तक रहती है। उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र पर उनका शासन है। तो ऐसे में साम्राज्य बढ़ता है तो 3 गुलामों में बढ़ता है। अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, गजनी का क्षेत्र है, वो किसको मिल गया? तो वो यालदौज को मिल गया। ऐसे ही कुबाचा को कौन सा मिलता है? तो कुबाचा को मुल्तान और सिंध का क्षेत्र मिलता है। ऐबक को कौन सा क्षेत्र मिला भाई? तो ऐबक जो है इन्हें लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र मिलता है, दिल्ली का क्षेत्र मिलता है। एक और गुलाम की चर्चा मिलता है, बख्तियार खिलजी जो है, उनको कन्नौज का इक्तादार या सूबेदार या जो भी कहिए, उनके बारे में भी जिक्र होता है। मगर 3 जो रहते हैं वो सत्ता के वास्तविक दावेदार के रूप में उभर कर आते हैं। अब बच्चों आगे की कहानी क्या है कि 3 जो है सत्ता के वास्तविक दावेदार हैं। ऐसे में अभी थोड़ी देर पहले आप लोग से कहा कि इनको संस्थापक कहा जाता है, परंतु इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक मींस की रियल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक है। तो कुल मिलाकर के क्या है भाई? कुल मिलाकर के जो है ऐबक से ही कहानी को शुरू करते हैं कि ऐबक जो है इन गुलामों की चुनौती को समाप्त नहीं कर पाते हैं। ऐबक जो रहते हैं अपने जो सत्ता के अन्य 2 दावेदार हैं उनकी चुनौती को समाप्त नहीं कर पाते हैं। ये ऐबक का क्षेत्र है, ये जो है कुबाचा का क्षेत्र है, और ये जो है यालदौज का क्षेत्र है। इनकी सत्ता को वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। दोनों लोग सत्ता की चुनौती बने रहते हैं। अगला क्या है भाई? तो अगली कह सकते हैं उनकी विशेषता है कि क्या रहते हैं? उदार स्वभाव के रहते हैं, उदार स्वभाव के थे। अतः ऐबक को क्या कहा जाता था? अतः ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। ड्यू टू हिज लिबरल कैरेक्टर ऐबक वाज रिगार्डेड एज द लाख बख्श। जो भी इनके यहां पे फरियादी आता था दिल खोल करके उसे देते थे, इसलिए उनको जिसको न दे मौला उसको दे कुतुबुद्दीन ऐबक, एक कहावत प्रसिद्ध थी। अगला भी कुछ इन्होंने किया था क्या भाई? तो ऐबक जो रहते हैं सूफी संत हैं, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी हैं, सॉरी खिलजी नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, कि याद में क्या किया? याद में कुतुब मीनार की आधारशिला रखा, कुतुब मीनार की आधारशिला रखा। He laid the foundation of कुतुब मीनार in remembrance of कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला क्या है भाई? यही कुतुब मीनार जो दिल्ली के छतरपुर में है। अगर दिल्ली में रहते हैं बेटा तो हिस्टोरिकल प्लेस एक बार देख लीजिए। हिस्टोरिकल प्लेस देखेंगे तो उससे क्या होगा? जो चीजें थ्योरेटिकली किताबी ज्ञान है या अभी क्या मन में कल्पना आप करेंगे कुतुब मीनार ऐसा है वैसा है, अगर दिल्ली में रहते हैं तो एक बार जाकर के देख आइए। अगर नहीं रहते हैं तो यूट्यूब पर ही देख लीजिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में फिर से इसे पढ़ना है। तो चलिए भाई, प्रसिद्ध सूफी संत रहते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहते हैं, उनकी याद में इन्होंने आधारशिला, पूर्ण काम नहीं, उसकी शुरुआत कराया था। पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है उस जमाने में जो कुतुब मीनार रहता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में रहता है। विद्वानों के संरक्षक भी रहते हैं। कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं ये क्या थे? ये विद्वानों के कद्रदान थे, संरक्षक थे। विद्वानों के संरक्षक थे तो किसे संरक्षण दिया? फक्र ए मुदब्बिर, फक्र ए मुदब्बिर और हसन निजामी को संरक्षण दिया, हसन निजामी को संरक्षण दिया। तो विद्वान भी इनके दरबार में आश्रय पाते थे। वो कौन विद्वान है भाई? तो फक्र मुदब्बिर हैं, हसन निजामी हैं। गजनवी आया था तो उसके साथ कौन आया था? अल-बरूनी आए थे। अल-बरूनी को तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी थी, हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारे वर्णन उन्होंने दिए थे। तो कुल मिलाकर के बच्चों क्या है? कुल मिलाकर के जो है
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पूछता है स्टेटमेंट बना करके। आगे आते हैं, इन्होंने स्थापत्य कला को भी संरक्षण दिया था और दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में कौन सी इमारत बनवाई भाई? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इमारत बनवाई। तो चलिए बच्चों, ये कौन है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। उनकी कहानी, उनकी दास्तान खत्म होता है। कहीं पे कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा। मैं जब वीडियो खोलूंगा देखूंगा बेटा तो आकर के आपको बताऊंगा कि इसका क्या समाधान है। तो चलिए जो है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले कौन से शासक हैं? तो अगले शासक जो हैं इल्तुतमिश हैं। कौन है? इल्तुतमिश हैं। तो इल्तुतमिश कब से कब तक हैं भाई? इल्तुतमिश जो हैं 1210 से 1235 ईस्वी, या बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे बेटा तो 1231 हैं। आराम सा या कोई रहते हैं, एक बने रहते हैं, ऐबक के बेटे रहते हैं, तो वो कुछ महीनों के लिए बने हुए रहते हैं और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है तो चलिए भाई जो है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश 1210 से 1235 ईस्वी तक है। इल्तुतमिश कौन रहते हैं भाई? तो इल्तुतमिश चूंकि नाम ही गुलाम वंश है ना, तो इल्तुतमिश जो है इनके गुलाम रहते हैं। ऐबक के गुलाम कौन है? ऐबक के गुलाम जो है इल्तुतमिश है। बाद में ऐबक क्या करते हैं? बाद में ऐबक इन्हें अपना दामाद बना लेते हैं, अपनी पुत्री का विवाह। गुलाम बहुत वफादार उस जमाने में होते थे, मतलब बेटा क्या वफादारी करेगा, जो वफादारी गुलाम की होती थी। गुलाम का अपना कोई सार्वजनिक जीवन, अपना कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता था। उसकी हर सांस पे, उसकी हर रूह पे उसके मालिक का हक था, मतलब जो जैसा वो बोलेगा वैसा गुलाम करेगा। गुलाम वंश क्यों कहा जा रहा है भाई? गुलामों की परंपरा है। इल्तुतमिश गुलाम रहते हैं, बाद में उनके दामाद बनते हैं। इल्तुतमिश भी क्या है? इल्तुतमिश भी गुलामों की परंपरा को समझ रहे थे। गुलाम कितने वफादार होते हैं? तो साम्राज्य के सबसे योग्य 40 गुलामों का एक दल तुर्काने चहलगानी बनाया गया। तो ही फॉर्म्ड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, दे वर नोन एज द तुर्काने चहलगानी। अब भाई एक गुलाम कितना ज्यादा डिफरेंस पैदा कर रहा है, यहां पे 40 गुलाम है। तो आइए इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है 40 गुलामों का दल जब तक इल्तुतमिश जिंदा रहते हैं उनके साम्राज्य के लिए एक ढाल बने हुए होते हैं। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भाई। इनको क्या कहा जा रहा है? तो इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। क्यों वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है? क्योंकि इन्होंने जो गौरी के 2 अन्य गुलाम रहते हैं, यालदौज और कुबाचा की चुनौती को समाप्त किया। यालदौज और कुबाचा की चुनौती को समाप्त किया, चुनौती को समाप्त कर अपने राज्य की जड़ों को मजबूत किया, जड़ों को मजबूत बनाया। तो चूंकि कोई चुनौती, कोई चैलेंज नहीं रह गया, दैट्स व्हाई ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और द सल्तनत एज। अगला बच्चों देखते हैं कि इल्तुतमिश और क्या है? वास्तविक संस्थापक हैं, एक दूरदर्शी शासक रहते हैं। अगला क्या है? तो एक बड़े ही दूरदर्शी शासक थे। इसका कौन सा उदाहरण है, कौन सा प्रमाण है भाई कि ही वॉज द विजनरी किंग? इनके जमाने में किसका हमला हुआ था? तो इनके जमाने में चंगेज खान रहते हैं। चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आए। दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य बेटा अगर आपसे पूछा जाए किसका है, तो दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य जो है वो चंगेज खान का है। सिकंदर भाई उस जमाने में भारत या दुनिया का मैप जो था, विश्व का मानचित्र जो था, उस पर सीमित ज्ञान था। माना जाता था यूनान से लेकर भारत ही दुनिया का नक्शा है। सिकंदर वहां से लेकर के भारत में ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था, फिर यहां से लौट गया था। चंगेज खान का साम्राज्य मंगोलिया से लेकर के पूर्वी यूरोप तक रहता है। एक दुर्दांत आक्रमणकारी था, जिस साम्राज्य पर आक्रमण करता उसे तहस नहस कर देता था। तो ऐसे में बच्चों क्या था, ऐसे में जो है नया नया सल्तनत की स्थापना हुआ है। 4 साल के बाद तो वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। ऐबक साहब तो दुनिया से चले गए थे। इल्तुतमिश अभी क्या कर रहे हैं? अभी हिंदुस्तान में सल्तनत की जड़ों को सींच रहे हैं, पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। ऐसे में बेटा अगर अहंकार पे आए रहते ना, तो अहंकार पे आए रहते तो उठ गए रहते। कौन उठा दिया रहता? तो चंगेज खान कोई साधारण नाम था नहीं।
जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था। जलालुद्दीन मंगबरनी जो है इनकी सीमा तक आ धमकते हैं इल्तुतमिश से, और रहमो करम की भीख मांग रहे हैं कि मुझे जो है अपने साम्राज्य में शेल्टर दे दीजिए, शरण दे दीजिए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इल्तुतमिश दूरदर्शिता का परिचय देते हैं, और उनको पता था कि जलालुद्दीन मंगबरनी को साम्राज्य में संरक्षण देना क्या है भाई, तो साम्राज्य में संरक्षण देना जो है बैठे बिठाए चंगेज खान के आक्रमण की मुसीबत को मोल लेना है। वो मना करते हैं, चंगेज खान भी खुश होता है, और इस तरीके से जो एक खतरा मंडरा रहा था उस आक्रमण के खतरे को टाल ले जाते हैं। अगर इतिहास के झरोखों में बच्चों देखेंगे, खुले मन से अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो अपने देश को हिंदुस्तान बनाने में, अपने मुल्क को आज दुनिया के अग्रणी देशों में लाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भूमिका कतई नहीं नकारा जा सकता है। बड़े ही विजनरी पर्सन, बड़े ही कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के एक शिल्पकार थे। गलतियां बच्चों किससे होती हैं? गलतियां जो हैं इंसान से ही होती हैं, और मानव है बेटा तो भगवान, अरे गलतियां आप कमियां तो भगवान में भी ढूंढ लेंगे। कुछ गलतियां भाई लंबे समय तक शासन किए थे, 1947 से लेकर के 64 तक, 17 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। कमियां तो एक आध दो जो भूल है बच्चों, मानवीय भूल, पंडित जी से भी हुआ था, नेहरू जी से भी हुआ था। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है दलाई लामा जो है अभी बैठे हुए हैं कुंडली मार करके हमारे धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश में बच्चों कभी जाना हुआ, धर्मशाला जाइए, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। धर्मशाला में मैक्लोडगंज है, उसी मैक्लोडगंज में दलाई लामा रहते हैं। बच्चों चीन आज तक जो हमारे संबंध, उससे भाई एक जमाना था हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, और 1962 से आज तक चीन के साथ हमारे रिश्ते जो है सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। तो जो कहा जाता है ना कि बीते लम्हों की कशिश कुछ तो आज भी होगी, तो वही बीते लम्हों की कशिश क्या है, एक तरफ इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश जो है भावुक नहीं होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। जलालुद्दीन मंगबरनी को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है खुले मुंह से, फटे मुंह से कहते हैं भगो यहां से, जो है हम संरक्षण ना देंगे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं, दलाई लामा संरक्षण मांगते हैं, पंचशील का हमारा चीन के साथ समझौता भी रहता है, और ये दलाई लामा को संरक्षण दे देते हैं। यहीं से अब बेटा जो है संबंधों का बिगड़ना शुरुआत हो जाता है। तो ऐसे में क्या है बच्चों, ऐसे में जो है दलाई लामा को शरण देना, बिन बुलाए आफत को मोल लेना, चीन से एक तरफा पराजय भी हुआ था। यह टॉपिक आप लोग को पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ना भी है। तो एक तरीके से अगर कहा जा रहा है भाई कि इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर है, तो उसने दमखम दिखाया, उसने दूरदर्शिता दिखाया, और एक भावी खतरे को आने से टाल ले गया। आगे बच्चों क्या देखते हैं, तो आगे जो है बंगाल के विद्रोही अली मर्दान के विद्रोह को दबाया इल्तुतमिश ने। बंगाल के विद्रोही अली मर्दान खान के विद्रोह को दबा दिया। तो दिस वाज द सिनेरियो विद द इल्तुतमिश दैट की ही सप्रेस्ड द रिबेलियस एक्टिविटी ऑफ अली मर्दान खान, और बंगाल में एक बार पुनः अपने शासन को जो है सुनिश्चित किया। अगला क्या रहता है भाई, तो अगला जो रहता है बगदाद के खलीफा से ये क्या करते हैं, बगदाद के खलीफा से अपने इस्लामिक शासन की मान्यता, या इसे खिलात कहते हैं, मान्यता या खिलात प्राप्त किया। तो एक तरीके से अपने शासन को एक इस्लामिक राज्य के रूप में, इस्लामिक जगत के सबसे पुण्य जो कह सकते हैं, सबसे पूज्य जो पद है, खलीफा से खिलात प्राप्त करते हैं, लेजिटिमेसी प्राप्त करते हैं। अब बच्चों यहां पे डाउट आपका ये हो सकता है कि सर खलीफा किसे कहते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम सुने होंगे भाई आप लोग, जो हैं फाउंडर ऑफ इस्लामिक रिलीजन। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में अगर जानेंगे तो बच्चों जो बहुत बड़ा काम करते हैं ना, वो विघ्नों के साथ, परेशानियों के साथ, चुनौतियों के साथ, दुनिया में किसी भी बड़े इंसान को देखिए जो अपने क्षेत्र में अग्रणी निकले, तो एक उनका बड़ा ही चुनौतीपूर्ण जीवन रहा। पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ भी वही होता है। जन्म से कुछ समय पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया था, बचपन में ही इनकी माँ का जो है इंतकाल हो गया था। लालन पोषण इनके जो है चाचा जो रहते हैं वो करते हैं, और बचपन से ये क्या करते हैं, बचपन से कारवां बेटा जो उसे क्या कहेंगे, काफिला जो होता है, उसे रास्ता दिखाने का काम करते थे। ऐसे में मक्का का जो डिजर्ट एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर बचपन में ही बच्चों जो लोग महरूम हो जाते हैं, माँ बाप के आंचल से महरूम हो जाते हैं। असल में दुनियादारी की समझ, जब तक माँ बाप का साया है बेटा, तब तक क्या है, तब तक सर ढका हुआ है। आप मान के चलिएगा दुनिया के शहंशाह हैं, असली जो चेहरा है समाज का,
जो निर्मम कठोर व्यवहार है उसे माँ बाप का आंचल अपने तक ही रोक देता है। आप जो हैं अल्हड़ हैं, मस्त हैं, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। कोई रिश्तेदारी नातेदारी में शादी पड़ा, बाबूजी चले जाएंगे। गांव समाज में कोई प्रोग्राम है, आप मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए, सारी जिम्मेदारी वो देख लेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि वो एक कवच होते हैं, माँ बाप का साया एक कवच होता है। जिस दिन भी बेटा जो है उम्र के जिस भी पड़ाव पे वो साया हटता है, दुनियादारी की समझ होती है, हो चुके होते हैं, बड़े ही रेशनल इनके आइडियाज होते हैं, थिंकिंग होती है। बाद में फिर ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं तो इनका विरोध होना शुरू होता है। विरोध होना शुरू होता है तो इनके जो चाचा रहते हैं वो सोचते हैं कि, और उलाहने भी जो है, शिकायत भी घर पे आती थी। इनको लगता है कि शादी विवाह कर देते हैं, दुनियादारी में शायद मन लग जाएगा। और पढ़िएगा उनके बारे में, विवाह भी उनसे उम्र की बड़ी रहती हैं, अब नाम मुझे भूल रहा है उनकी पत्नी का, फातिमा बेगम या कुछ ऐसे करके कुछ नाम रहता है, उनसे होता है। एक समय के बाद पत्नी का भी इंतकाल हो जाता है। अब बच्चों ऐसे में क्या है, तो ऐसे में जो है अब धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे तार्किकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, अपने रेशनल आइडियाज की तरफ और ज्यादा उन्मुख होते हैं। बाद में इनका विरोध भी बढ़ना शुरू होता है और 622 के आसपास में, 21-22 के आसपास की बात है, मक्का से मदीना जाते हैं। मदीना जाते हैं तो इनका एक मसीहा की तरह जो है वहां पे लोकप्रियता बढ़ता है और वही इस्लाम धर्म के पैगंबर के रूप में स्थापित होते हैं। बाद में जो है पैगंबर साहब का भी इंतकाल होता है और इनके मरने के बाद अब इस्लाम धर्म के प्रतिनिधि कौन होंगे, इस्लाम धर्म की बातों को आगे कौन बढ़ाएंगे, तो उसके रूप में खलीफा को नियुक्त किया जाता है। आज भी खलीफा का पद चलता है। ईरान में देखेंगे अयतुल्लाह खोमैनी है। तो खलीफा बच्चों कौन है, खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो है इस्लाम के प्रतिनिधि हैं और बड़ा ही से होली पोस्ट माना जाता है, बड़ा ही से सम्मान की नजर से इस पद को इस्लामिक जगत में देखा जाता है। तो इनसे मान्यता मिलना मतलब क्या है, आपके शासन को इस्लामिक शासन की वैधानिकता मिलना है। बगदाद के खलीफा से अपने शासन की मान्यता लेते हैं। ये इनके एक प्रमुख जो है कह सकते हैं कि कार्य होते हैं। अगला क्या है, अगला इन्होंने 2 नवीन सिक्के जारी किए। 2 नवीन सिक्के कौन से हैं भाई, तो 2 नवीन सिक्के जो हैं, चांदी का टंका है, चांदी का टंका है, और तांबे का क्या है, तांबे का जो है जीतल है। चांदी का टंका, ही इंट्रोड्यूस 2 न्यू कॉइन्स, दिस वाज द सिल्वर कॉइन्स व्हिच वाज कॉल्ड द टंका एंड द कॉपर कॉइन्स व्हिच वाज कॉल्ड द जीतल। ये सब आपके एग्जाम में पूछता है। अब बच्चों सामंतवाद का एक दौर था। सामंतवाद के दौर में क्या हो रहा था, अर्थव्यवस्था में गिरावट हो रहा था, व्यापार वाणिज्य में गिरावट हो रहा था, मुद्रा का पतन हो रहा था, जिससे नगरीकरण का पतन हो रहा था। आपने प्राचीन भारत में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण का उदाहरण रहता है। फिर वैदिक आर्य आते हैं। वैदिक आर्य के आने के साथ क्या होता है, ग्रामीण संस्कृतियां रहती हैं, शहरों का पतन हो जाता है। फिर वैदिक काल के बाद बच्चों षोडश महाजनपद आता है, लोहे की खोज, खेती होता है, खेती से अधिशेष उत्पादन होता है, अधिशेष उत्पादन से व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलता है और वही व्यापार वाणिज्य जो है नगरीकरण को बढ़ावा देता है। 16 महाजनपद, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, असमक, मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुसेन खेती। अब उस द्वितीय नगरीकरण बेटा अनवरत जारी है। प्राक मौर्य काल में 16 महाजनपद, मौर्य काल में भी नगरीकरण है, मौर्योत्तर काल में तो चरम पे है, गुप्त काल में भी है, गुप्तोत्तर काल से थोड़ा बहुत गिरावट है, पूर्व मध्य काल में सामंतवाद चरम पे है, नगरीकरण का पतन है। अब बेटा इतिहास में प्रथम नगरीकरण आप जान गए, द्वितीय नगरीकरण जान गए, इल्तुतमिश के साथ ही तृतीय नगरीकरण मोमेंटम गेन करेगा। थर्ड अर्बनाइजेशन, फिर से अर्थव्यवस्था का क्या है, फिर से जो है 2 नवीन सिक्के से क्या है, इससे जो है अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण है, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण होना शुरू हुआ। और यही जो अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण है इसने किसे बढ़ावा दे दिया, तो इसने जो है तृतीय नगरीकरण को बढ़ावा दिया, तृतीय नगरीकरण को बढ़ावा दिया। चलिए भाई जो है तो ये इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश से जुड़ा अब जो है, हाँ अगला काम इन्होंने क्या किया था, तो कुतुब मीनार का जो भी अपूर्ण कार्य रहता है उसे जो है ये पूर्ण करवाते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया, निर्माण कार्य को पूर्ण कराया। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है इक्ता व्यवस्था का पुनर्गठन किया, इक्ता व्यवस्था का पुनर्गठन किया। ही कंसोलिडेटेड द इक्ता सिस्टम। अब सामंती व्यवस्था समाप्त होती है, ये मध्यकाल है बच्चों, इस्लामिक काल है, तो प्राचीन काल की जो परंपरा है अब वो ढहना शुरू होगा और नवीन परंपरा का शुरुआत होगा। चलिए बेटा, तो इल्तुतमिश भी खत्म हुए, यहां भी कोई डाउट होगा तो आप रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले शासक कौन है, तो अगली शासिका जो है रजिया सुल्तान है,
रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। इल्तुतमिश जीते जी ही क्या देख लिए थे? जीते जी ही अपनी पुत्री के प्रतिभा को पहचान लिया था। जीते जी ही अपनी पुत्री की प्रतिभा को पहचान लिया था, मतलब कि उन्हें यह समझ में आ गया था कि उनके जितने भी बेटे हैं उसमें सपूत कोई भी नहीं है, सारे के सारे कपूत हैं, सारे के सारे बेटा कपूत हैं। इसमें रजिया के हुनर को उन्होंने कैसे पहचाना? तो रजिया के हुनर को वो कालिंजर अभियान पे, ग्वालियर का नाम बेटा उस जमाने में कालिंजर हुआ करता था, रहते हैं। तो राजधानी अगर में राजा नहीं है तो हमेशा साजिश और शिकायतों का दौर होता था। रजिया जिस कुशलता के साथ राजधानी में शासन को दिशा देती हैं, इल्तुतमिश भाप गए कि असल में शासक के गुण हमारी बिटिया में है, हमारी पुत्री में है। तो ऐसे में क्या होता है, जीते जी ही घोषणा करते हैं कि रजिया सी वुड बी द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट क्या होता है भाई, इल्तुतमिश 1235 में महरूम हो जाते हैं, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। और उनके बाद फिर कौन आता है? उनके बाद जो है, जो 40 गुलामों का तांडव शुरू हो जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अगले 30 वर्षों तक सत्ता पर 30 वर्षों तक सत्ता पर किसका नियंत्रण होता है? तो 30 वर्षों तक सत्ता पर 40 गुलामों के दल का नियंत्रण होता है। तो ऐसे में क्या है, द 40 slaves, they were called the group 40, they had the control over the sultan after the demise of Iltutmish to the next 3 decades or 30 years। वही गुलाम जो बच्चों जबान जिनकी नहीं खुलती थी इल्तुतमिश के सामने, चू तक नहीं कर पाते थे, अब चा चा कर रहे हैं, अब जो है खुल करके बगावत के सुर अपना रहे हैं। इल्तुतमिश जीते जी कहते हैं कि मेरी बेटी जो है शी वुड बी द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट व्हाट हैपेंड, मरने के साथ ही जो होता है, तुर्काने चहलगानी ने 40 गुलामों ने किसे सत्ता पे बैठाया? तो 40 गुलामों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया। तो जो रुकनुद्दीन फिरोज रहते हैं वो शासन सत्ता पर बैठते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है भाई, कहा ना कि लड़के जो है उनके अंदर योग्यता नहीं है, जनता जो है परेशान होती है। रजिया भी मौके की नजाकत को समझती हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं, लाल वस्त्र धारण करके पब्लिक डोमेन में जाती हैं। उस जमाने में लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक होता था, जनता समर्थन देती है, सत्ता पलट होता है। रजिया जो है वो मध्यकाल की पहली मुस्लिम शासिका बनती हैं। इस प्रकार रजिया जो है मध्यकाल की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनती हैं। तो शी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एम्परर और द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया में बच्चों एक योग्य शासिका के सभी गुण थे। ही हैड ऑल द वर्च्यू, ही हैड ऑल द पोटेंशियल टू बी अ कॉम्पिटेंट और अ गुड किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट व्हाट वाज द, एक योग्य शासिका के सभी गुण रहते हैं, उनका गुनाह क्या था? बस गुनाह यह था कि वो एक महिला थी। ये जो जालिम जमाना था बच्चों, पुरुष प्रधान समाज, कैसे पुरुष सहले कि एक महिला हमारे ऊपर शासन करेगी, वो भी जमाना आज से 800 साल पहले का। पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज बच्चों आप उत्तर वैदिक काल से ही देख रहे हैं। उत्तर वैदिक काल से ही पुरुष महिलाओं के ऊपर डोमिनेंसी को, अपने प्रभुत्व को स्थापित करता आया है। जिस डोमिनेंसी को स्थापित करता आया है उसी की मिसाल क्या है? उसी की मिसाल यहां पर भी है कि ये 40 गुलाम कौन है? पुरुष हैं। सभी योग्य गुणों के होने के बाद भी उनके आंखों की किरकिरी रजिया क्यों बनी थी? क्योंकि वो एक महिला है। रजिया पुरुषों जैसा दिखने के लिए हर जतन करती हैं। रजिया जो है पुरुषों जैसा दिखने के लिए कोट और कुलाबा पहनना शुरू करती हैं। कोट और कुलाबा जो रहता है कि एक महिला की तरह दिख करके कमजोर होने का सबूत नहीं देना है। रफ एंड टफ मींस की पुरुषों के बीच में रहना है तो उनके जैसा ही दिखना है। अगला क्या होता है भाई? अगला जो रहता है, इन्होंने एक अबिसिनियाई रहते हैं, अबिसिनियाई दास हैं। अबिसिनियाई मलिक याकूत को क्या किया? मलिक याकूत को उच्च पद प्रदान किया। उच्च पद प्रदान किया। चूंकि वो जमाना क्या था, मैंने पहले भी बच्चों आप लोग से कहा था कि
हम लोगों के यहाँ हिंदू समाज में जाति प्रथा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हैं। इस्लाम में जाति प्रथा नहीं है, वहां पे नस्लीय भेदभाव है। ईरानी और तुरानी नस्ल के मुस्लिम अपने को श्रेष्ठ नस्ल के मुस्लिम, अफगानी हिंदुस्तानी मुस्लिम को हे दृष्टि से देखा जाता था। तो तुर्की नस्ली, भाई तुर्क आक्रमणकारी है ना, चाहे गजनवी हो चाहे गौरी हो, ये तुर्क हैं, ये अपने को श्रेष्ठ समझते थे। शासन प्रशासन में भी उनका प्रभुत्व रहता है। एक अबिसिनियाई, ये तुर्क नहीं बेटा, ये निम्न नस्ल के हैं, उनको उच्च पद दिया जाना। तुर्काने चहलगानी 40 तुर्क गुलामों को नागवार गुजरता है, और यहीं से साम दाम दंड भेद की सारी कहानी शुरू होती है। साम दाम दंड भेद की जो ये सारी कहानी है, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो है भटिंडा के सूबेदार होते हैं, नाम क्या होता है, तो भटिंडा के सूबेदार मलिक अल्तुनिया ने क्या किया, मलिक अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध, मलिक अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया, विद्रोह किया। तो द सूबेदार ऑफ भटिंडा, इट वाज द मलिक अल्तुनिया, ही लेड द रिबेलियस एक्टिविटी अगेंस्ट द रजिया। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करती हैं, रजिया जो है दिल्ली से कूच करती हैं। रजिया जो है दिल्ली से विद्रोह को दबाने के लिए सेना के साथ निकलती हैं, सेना के साथ निकली। राजनीति का चेहरा बच्चों जो होता है बड़ा ही निर्मम चेहरा होता है, और राजनीति का जो ये निर्मम चेहरा है, जैसे ही रजिया राजधानी दिल्ली छोड़ करके निकलती हैं, वैसे ही 40 गुलाम क्या करते हैं, भटिंडा बेटा ये पंजाब में है, ये दिल्ली है, यहां से निकलती हैं। तुर्काने चहलगानी 40 गुलामों को सरदार बना देता है, सॉरी, तुर्काने चहलगानी जो रहता है रजिया के भाई बहराम शाह को, तुर्काने चहलगानी को बेटा 40 गुलाम है, तो मैं G40 कर दे रहा हूं, G40 ने रजिया के भाई बहराम शाह को सुल्तान बनाया। रजिया भाग जाती हैं, वो बीच में फंस जाती हैं। यहां पे अल्तुनिया है, पीछे जो है ग्रुप 40 है, 40 गुलाम है, बीच में वो फंस जाती है। इसी स्थिति को बेटा कहते हैं आगे पहाड़ और पीछे खाई। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है अब रजिया कूटनीति का परिचय देती हैं। रजिया जो है मलिक अल्तुनिया से विवाह करती हैं। मलिक अल्तुनिया की सेना का साथ मिलता है, लेकिन केंद्र की सेना होती है। हर प्रयास करने के बाद भी वो इन्हें नहीं हरा पाते हैं, तुर्काने चहलगानी की सेना को या केंद्रीय सेना को नहीं हरा पाते हैं। ऐसे में अल्तुनिया की भी सेना उसका साथ छोड़कर चली जाती है। गुमनामी में रजिया और अल्तुनिया होते हैं। एक दिन की बात होती है, वृक्ष के नीचे सोए होते हैं, डाकुओं का दस्ता उधर से जा रहा होता है। इनके घोड़े और इनके शाही पोशाक से समझ जाते हैं कि वक्त का कोई मारा हुआ है, इनकी हत्या करते हैं, और जो भी गहने साजो सामान रहते हैं वो सब लूट लेते हैं। और इस तरीके से रजिया का 1240 में अंत हो जाता है। तो रजिया 3 साल 6 महीना 18 दिन तक शासन करती हैं, परंतु क्या होता है, परंतु जो है बड़े ही गुमनामी में उनका अंत हो जाता है। आइए बच्चों, अब इसके बाद उठापटक चल रहा होता है, तुर्काने चहलगानी का तांडव चल रहा है। तुर्काने चहलगानी अब किंग मेकर की भूमिका में है। किंग मेकर की भूमिका में मतलब जो उसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, जब मन भर गया तो उसे मरवा देंगे, उसकी जगह किसी दूसरे को बनाएंगे। ऐसे में क्या है, ऐसे में वो अपने पावर को दिखाना चाहते थे, अपनी शक्ति को दिखाना चाहते थे, शासन पे अपने प्रभाव को दिखाना चाहते थे। चलिए भाई, रजिया के बाद उनके परिवार के कई आते हैं, बहराम शाह हैं, मसूद शाह हैं, ये कोई नासिरुद्दीन महमूद करके हैं, आना जाना लगा हुआ रहता है। इसके बाद अंततः कौन आता है, अंततः जो है बलबन आते हैं। बलबन कौन रहते हैं, बलबन जो है 40 गुलामों के दल के जो हैं सदस्य रहते हैं। बलबन कौन है, तो बलबन जो हैं 40 गुलामों के दल के चलिए बेटा जो है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है बलबन कौन है, बलबन जो है 40 गुलामों के दल के सदस्य रहते हैं, के एक सदस्य रहते हैं। इस तरीके से क्या है, एक गुलाम रहते हैं। बलबन 40 गुलामों में एक गुलाम रहते हैं। देख के मौका मारा चौका वाली कहावत है। क्या होता है भाई, अंततः जो है, अंततः सुल्तान के पद पर बैठते हैं, सुल्तान का पद प्राप्त किया। अब जो सुल्तान का पद प्राप्त किया, अल्टीमेटली ही गॉट द थ्रोन ऑफ सल्तनत। जो सुल्तान का पद प्राप्त किया भाई, अब सुल्तान बनने के बाद क्या सोचते हैं, कल तक तो गुलाम थे, अपनी हेकड़ी चल रही थी, अपनी दादागिरी चल रहा था। सुल्तान को एरू गैरू नथु खैरू समझ रहे हैं।
अब जब सुल्तान बने तो कहावत बच्चों सुने होंगे, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में जो है जो 40 गुलामों से ही अपना खतरा महसूस करते हैं, सुल्तान के पद की जो गरिमा समाप्त हो गई है उसे उठाना चाहते हैं। तो बलबन के कार्य क्या है भाई, तो बलबन के जो कार्य हैं, तुर्काने चहलगानी को समाप्त कर दिया। तुर्काने चहलगानी संस्था को समाप्त कर दिया, संस्था को समाप्त कर दिया। तो ही एबॉलिश द ग्रुप 40, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। असल में 30 साल तांडव कौन किया था, यही तुर्काने चहलगानी किया था। उसी के हिस्सा बलबन थे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इन्हें इनकी मानसिकता पता थी कि ये सुल्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पहला काम इस चहलगानी को ही खत्म कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी, मतलब न ये 40 गुलाम रहेंगे, न सुल्तान के लिए कोई चुनौती बनेंगे। अगला कार्य क्या करते हैं भाई, तो अगला कार्य जो है, सुल्तान के पद की गरिमा को उठाने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया। सुल्तान के पद की गरिमा को जो है उठाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है सुल्तान के पद की गरिमा को उठाने का प्रयास किया, तो इसके अंतर्गत बलबन ने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। रक्त और लौह की नीति का पालन किया। रक्त और लौह की नीति का पालन किया अर्थात, तो अर्थात बच्चों यह है कि रक्त और लौह की नीति के तहत अपने विरोधियों के निर्ममता पूर्वक दमन की नीति का सहारा लिया। मतलब छोटे मोटे अपराध में भी क्या करते हैं, छोटे मोटे अपराध में भाई कोई षड्यंत्र कर रहा है, किसी को मारा तो नहीं ना। षड्यंत्र की सजा फांसी थोड़ी होती है। अगर कोई किसी को मारा रहता, कटा रहता, अभी तो कॉन्स्पिरेसी के लेवल पे उन्हें कारागार में डाल दिए रहते हैं, उन्हें कोड़े मरवाए रहते हैं। लेकिन रक्त और लौह की नीति समूल नाश करना है जो भी उनके विरोधी हैं, जो भी उनके लिए चुनौती बन रहे हैं। अगला क्या करते हैं, तो अगला जो है फारसी परंपरा सिजदा और पायबोस की शुरुआत करते हैं। सिजदा और पायबोस की नीति लाते हैं। पायबोस की नीति लाते हैं। सिजदा मतलब कि सिर झुका करके क्या करना है, सिर झुका करके जो है दरबार में आना है। तो सुल्तान के पद की गरिमा को कैसे बढ़ाएंगे भाई, इसको सीधे सीधे कर लीजिए कि सुल्तान के पद की गरिमा को, सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए फारसी परंपरा सिजदा और पायबोस की शुरुआत करते हैं। सिजदा मींस की दरबार में सिर झुका करके आना है, पायबोस मींस की पैरों को चूमना है। तो चलिए बच्चों, जो है सिजदा और पायबोस की नीति की शुरुआत किसने किया, बलबन ने किया। आगे देखते हैं भाई कि आगे भी कुछ इन्होंने किया। तो इन्होंने जो है सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए राजत्व का सिद्धांत चलाया। राजत्व का सिद्धांत चलाया। राजत्व के सिद्धांत के तहत ये अपने आप को क्या कह रहे हैं, ये अपने आप को जिल्ले इलाही कह रहे हैं। जिल्ले इलाही मतलब पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कह रहे हैं। आई एम द शैडो ऑफ गॉड, आई एम द जिल्ले इलाही। तो पृथ्वी पर ईश्वर की छाया हूं, आई एम द शैडो ऑफ गॉड। अगला क्या है भाई, तो अगला जो है ईश्वर की छाया हूं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप मेरे पैरों को चूमिए, हमारे सामने सिर झुकाइए। इसके अलावा बलबन का और कोई कार्य है क्या, तो बलबन ने फारसी नववर्ष की परंपरा, फारसी नववर्ष नवरोज की शुरुआत किया। नवरोज की शुरुआत किया। हाँ ये भाई जो है, तो ये जो है बलबन रहते हैं, इन्होंने बंगाल के जो हैं आई फिल तुगरिल खान रहते हैं। एक बेटा बस जो है इनका पॉइंट और है, उनका नाम देख लेता हूं क्या है। तुगरिल खान के ही, हाँ उनका नाम, बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह को समाप्त किया। अगला क्या करते हैं, तो बलबन ने बंगाल में तुगरिल खान के
तुगरिल खान के विद्रोह को समाप्त किया, विद्रोह को समाप्त किया। और कुछ बलबन ने किया था भाई, बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किया था। क्या किया था? बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था का संगठन किया था। तो चलिए जो है ये सारा कार्य जो है वो बलबन का रहता है। अब बलबन बच्चों क्या किया? असल में बलबन जो रहता है वो डर का बिजनेस किया। डर का बिजनेस मतलब डरा कर धमका कर लोगों को क्या करना है, लोगों को अपने नियंत्रण में लेना है। अब ये जो उसका डर का बिजनेस होता है, वो डर का बिजनेस जो है शॉर्ट टर्म्स में क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स में तो सफल है, परंतु लॉन्ग टर्म्स में क्या है भाई, आकस्मिक रूप से तो डर दिखा करके एक लंबे 1265 से 1288 तक शासन करता है। लॉन्ग टर्म में दूरदर्शी तरीके से आप डरा करके, बेटा जो भारत की संस्कृति को मैं समझा रहा हूं ना, आप लोग अपने कल अधिकारी बनिएगा, आईएएस बनिएगा, बहुत कुछ बनिएगा बेटा। जो है वो कौन सा गाना है ना कि बबुआ हमार डीएम हुई हैं, नहीं जीएम हुई हैं, जीएम से आगे डीएम हुई हैं, ना नाई तो सीएम हुई हैं, हिंद का सितारा ही तब पीएम हुई हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों अभी युवा हैं, जीवन की महत्वाकांक्षाएं हैं, जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। जीवन में जहां भी जाएंगे डर का बिजनेस मत कीजिएगा। मतलब भाई डीएम भी बन गए तो क्या हुआ, डीएम भी बन गए तो बहुत बड़ी सत्ता है, आम जनता के लिए तो बहुत बड़ी सत्ता है, आम जनता के माई बाप हैं। जब आम जनता के माई बाप हैं तो डर से व्यक्ति क्या होता है, डर से सम्मान थोड़ी पाते हैं, डर से व्यक्ति चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। लेकिन उनको भी आपने देखा था ना बाहुबली मूवी में कौन रहती है जो तिनका इकट्ठा कर रही होती हैं। वही होता है कि व्यक्ति अपने अंत की इबादत लिख रहा होता है। जब वो, अरे भाई औरंगजेब इतना बड़ा, अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा निरंकुश, उतना बड़ा निष्ठुर कौन हुआ, लेकिन अंत आप औरंगजेब का देखिए। जिस दिन बेटा सत्ता हाथ से निकलेगा, जिस दिन कमजोर होंगे, वही लोग जो डरने वाले हैं वही पत्थर मारते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि अपनी संस्कृति को सीखिए, अकबर उस मार्ग पे चले, अकबर को महान कहा जाता है। सम्राट अशोक उस मार्ग पे चले, सम्राट अशोक को अशोका द ग्रेट कहा जाता है। तो अपनी संस्कृति को एक लाइन में कि जितने बड़े पद पे पहुंचते जाइएगा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। अब जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। बलबन ये नहीं कर पाया। उसकी अपनी ही नीति क्या थी? उसकी अपनी ही नीति दो धारी तलवार, मतलब दोनों तरफ धार होना। एक जिसको आप मार रहे हैं अपने डर के धार से मार रहे हैं, दो धारी तलवार, वही जो धार है वो आकर के अपने ऊपर ही गिर गया। अपने ऊपर ही गिर गया मतलब क्या है भाई? तो दो धारी तलवार है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है जैसे ही बलबन का इंतकाल होता है, ताश के पत्ते की तरह गुलाम वंश भरभरा के गिर पड़ता है मात्र 2 सालों में। 1288 में बलबन दुनिया से रुखसत होते हैं, 1290 में गुलाम वंश का काम तमाम हो जाता है। चलिए बच्चों, तो गुलाम वंश यहीं पे समाप्त होता है। अब जो है गुलाम वंश के बाद फिर कौन आता है? गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश आते हैं। जो भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे डालिएगा, और शुरू में क्लास के शुरू में ही मैंने कह दिया कि अगले लाइव क्लास में जब आप लोग से मुलाकात होगी तो पहले मैं पूछूंगा कि कोई मुद्दा ऐसा है जो ना समझ में आया हो, या 2-4-5 मिनट में मैं एक क्विक रिवीजन भी करा दूंगा। आइए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं कहां पर? तो आगे बढ़ते हैं खिलजी वंश पर। कहां पर? खिलजी वंश पर। खिलजी वंश पर। खिलजी वंश कब से कब तक है? 1290 से 1320 ईस्वी है। संस्थापक कौन रहते हैं? तो संस्थापक जो हैं वो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। और जो हैं मात्र 2 ही शासक ही हैं जिनका नाम लिया जाए। दूसरे कौन है भाई? तो दूसरे जो हैं अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या रहते हैं? सल्तनत काल के सबसे वृद्ध शासक रहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो हैं ये सल्तनत काल के सबसे वृद्ध शासक थे। सबसे वृद्ध शासक थे तो 70 वर्ष से ज्यादा की इनकी आयु रहती है। 70 वर्ष से ज्यादा की आयु मतलब बेटा क्या पके हुए आम है, कब गिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्र की दहलीज पे आदमी बच्चों ना, जैसे अभी आप लोग नौजवान हैं, खून गर्म है और लगता होगा जीवन में सब दिन जो उसे क्या कहेंगे क्षमता है, ऊर्जा है, वो ऐसा ही बना रहेगा। ऐसा होता नहीं है। अगले 30 साल तक आप अपने 30 साल का बेटा जमाना जो चल रहा है, अगले 20-25 साल मान लीजिए, 25 साल के बाद धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होने लगती है।
फिर 60 साल तक तो आजकल सीनियर सिटीजन हो जा रहे हैं। 70 साल का व्यक्ति जो है भाई एक तरीके से वृद्धावस्था है ना। वही हाल जलालुद्दीन खिलजी का है। जलालुद्दीन खिलजी जो रहते हैं सल्तनत काल के सबसे वृद्ध शासक रहते हैं। अतः इनका हिंसा में, युद्ध में कोई बहुत विशेष रुचि नहीं होता है। और बड़ा ही फेमस इनका स्टेटमेंट भी होता है कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं चाहता हूं। तो चलिए भाई, जलालुद्दीन खिलजी जो रहते हैं ये देवगिरी के अभियान पर, देवगिरी का अभियान, देवगिरी कहां है? देवगिरी जो है महाराष्ट्र में है। इस अभियान पर किसे भेजते हैं? तो इस अभियान पर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजते हैं। अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और क्या करेंगे? आकर के जो है इसकी विजय करेंगे, दक्षिण भारत की, महाराष्ट्र की देवगिरी की विजय करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में कहा कि भाई दिल्ली से आते हैं, खजाना लूटते हैं, खजाना लूटकर दिल्ली न जाके कड़ा चले जाते हैं। कड़ा आज का प्रयागराज का क्षेत्र है। ऐसे में विद्रोह की आहट सी होती है। किसको भाई? जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं? अपनी सेना को लेते हैं, कहते हैं भाई चलते हैं, मान मनोबल किया जाएगा। इसी बहाने एक ये होगा कि भतीजे का कुशल क्षेम पूछने आए थे। मान मनोबल करते हैं, अगर मान जाते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं मानते हैं तो उनसे खजाने को तो किसी भी तरीके से लेना ही लेना है। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? तू डाल डाल तो मैं पात पात। इसी को कहते हैं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। अलाउद्दीन खिलजी का भी पिक्चर उनके अपने दिमाग में चल रहा होता है। उनके भी मन में रहता है कि आ ही रहे हैं बुढ़ऊ जो है। अलाउद्दीन खिलजी की अपनी महत्वाकांक्षा है भाई ना। महत्वाकांक्षा मतलब वो सुल्तान बनना चाहते हैं। उनको लगता था कि जब सब मैं ही कर रहा हूं, युद्ध मैं जीत रहा हूं, खजाना मैं लूट रहा हूं, तो मैं नहीं तो कौन बे? Something this was the ambition of Alauddin Khilji. That's why he wanted to usurp the throne, and he had their own plan. He had their own conspiracy against the Jalaluddin Khilji, his uncle. उनके चाचा रहते हैं भाई रिश्ते में। जलालुद्दीन खिलजी आते हैं तो भाई अपनी सेना का शिविर लगता है, अपने चुने हुए अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ते हैं। चुने हुए अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के शिविर तक जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी इंतजार कर रहे होते हैं। इसी इंतजार में क्या होता है, इनके अपने गुलाम एक मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी के बड़े ही विश्वसनीय, बड़े ही विश्वासपात्र गुलाम मलिक काफूर होते हैं, और वहीं पर जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद बच्चों सत्ता के दावेदार भी यही थे। सेना भी इनके सामने समर्पण होती है। सेना को लेकर के कहां पे आते हैं? सेना को लेकर दिल्ली आते हैं। और दिल्ली आते हैं तो क्या करते हैं? दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी जो रहते हैं मात्र 6 साल शासन करते हैं। कब से कब तक शासन करते हैं? तो 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करते हैं। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में जो है इनकी हत्या करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खजाने के साथ कहां पहुंचते हैं? खजाने के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में बच्चों बलबन जो रहते हैं उनका एक महल होता है। बलबन के लाल महल में क्या करते हैं? लाल महल में अपना राज्याभिषेक करते हैं। बलबन के लाल महल में क्या करेंगे? अपना राज्याभिषेक करेंगे। अपना राज्याभिषेक किया, और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है अलाउद्दीन खिलजी ही बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सुल्तान सल्तनत के अगले सुल्तान बनते हैं। अब बेटा अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा नाम है, मतलब खिलजी वंश सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन किया था। ये प्रश्न पूछ सकता है बेटा, स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन किया। सबसे कम समय तक शासन किसका? खिलजी वंश का। मात्र दिख रहा है 30 साल तक। अरे 30 साल तक तो एक एक राजा रह जाते हैं। 30 साल में पूरा वंश ही समाप्त हो गया। परंतु बच्चों जो कहा जाता है ना कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी बेटा 100 साल की तरह जी करके क्या करेंगे? 100 दिन जिए, शेर की तरह जिए। जीवन वो होना चाहिए। और जिंदगी का फलसफा कुछ ये भी होना चाहिए कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी ले जमाने के लिए। असल में बेटा आपको जो संतुष्टि मिलेगा अपने जॉब से, दुनिया में नौकरियां तो बहुत सारी हैं भाई, आपसे बहुत ज्यादा तो बेटा तनख्वाह जितना मिलता है उससे बहुत ज्यादा तो आईएएस के मास्टर साहब लोग भी पाते हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी ठीक ठाक पा जाते हैं। और भी बहुत सारी इंडिया में जॉब है जिसकी सैलरी आईएएस की सैलरी से बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। परंतु बेटा एक चीज जो अनपैरेलल है, एक चीज जो अगर नेक दिल इंसान है, पाक साफ इंसान है, ईमानदार हैं, पूरे जीवन संतुष्टि रहता है थ्रू आउट द। मैं कुछ गरीब मजलूम लोगों को
के जीवन में बदलाव ला पाया। आपके पास बच्चों सत्ता है ना, सत्ता है तो अभी मैंने कहा ना कि सब नौकरी करने वाले अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी ले जमाने के लिए। जमाने के आप पब्लिक सर्वेंट हैं भाई ना, पब्लिक सर्वेंट में भी सबसे बड़ी इंडिया के इतना बड़ा क्षेत्र आपको मिलता है, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव। बेटा आपकी एक साइन से साइन अच्छा करना सीख लीजिए, अपना जो सिग्नेचर है बेटा एक अधिकारियों वाला सीख लीजिए, और मन से अपने आप से कहिए ये कोई साधारण हस्ताक्षर नहीं है, ये एक भावी आईएएस साहब का हस्ताक्षर है। ये एक हस्ताक्षर जो है वो लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है भाई कि खिलजी वंश सबसे छोटे समय तक रहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल के सबसे चमकते हुए सितारे हैं। एक चीज स्पष्ट कर दूं बेटा, शायद मैंने ओरिएंटेशन क्लास में भी आप लोग से कहा था, अलाउद्दीन खिलजी को अमूमन आप अभी तक एक डार्क कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, परंतु जो है अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। तो ऐसे मजेदार शख्सियत है, मजेदार जो हैं इनका इतिहास है। तो क्या इनका निगेटिव है, क्या इनका पॉजिटिव है, जानेंगे अगले क्लास में। तो चलिए बच्चों, जो है नोट्स नहीं बनवाया तो जितना एक क्लास में लाइव में होता है लगभग उतना ही मैंने आप लोग को, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा एक लाइव क्लास में गुलाम वंश होता है, तो वहाँ पे घंटे भर हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं, घंटे भर नोट्स बनाते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड क्लास में नोट्स नहीं बना सकते हैं, बोरिंग सा हो जाएगा, कोई लाइव है भी नहीं तो लिखता भी नहीं है, बाद में बैठकर लिख नहीं पाता, डेली क्लास नोट्स मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बेटा, क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उसे देखूंगा। तो आज की यात्रा यहीं तक है, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।